नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश स्टार्टअप इंडिया के अंदर। कल का दिन देश भर के युवाओं के लिए, साथ ही साथ देश के एंटरप्रेन्योर्स यानी कि उद्यमियों के लिए काफी खास दिन रहने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करने वाले हैं। देश के अंदर आज की तारीख में लगभग 16,000 के आसपास स्टार्टअप हैं। माना जाता है कि ये स्टार्टअप की संख्या अगर अमेरिका या चीन जैसे देशों की बात की जाए उनकी तुलना में काफी ज्यादा कम है। लेकिन कल जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसके बाद में पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पूरा स्टार्टअप का एनवायरमेंट है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ये ज्यादातर जानकार लोग इस बात को मान रहे हैं। लेकिन इस पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करता है एक स्टार्टअप, आखिर स्टार्टअप है क्या, और अगर स्टार्टअप कोई शुरू करना चाहता है तो कहां पे अप्रोच करे। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सूरत हाल देख लेते हैं कि क्या कुछ स्टार्टअप का सूरत हाल आज देश के अंदर है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे स्टार्टअप इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप वर्ल्ड में काफी उम्मीद जगाई है। पिछले 6 महीनों से स्टार्टअप इंडिया के कैंपेन पर जोरों से काम चल रहा है। भारत सरकार नए स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस कार्यक्रम में कई वेंचर कैपिटलिस्ट सहित करीब 40 स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर हिस्सा लेंगे। नैसकॉम के मुताबिक भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। साल 2014 में स्टार्टअप के जरिए 65,000 लोगों को रोजगार मिला था। वहीं साल 2015 में स्टार्टअप के जरिए करीब 80,000 लोगों को नौकरियां मिली। 2020 तक 11,500 स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं, जिनसे रोजगार के 2.5 लाख अवसर पैदा होंगे। 2015 में 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। स्टार्टअप कैंपेन के जरिए सरकार मेक इन इंडिया मुहिम को भी सफल बनाने का सपना देख रही है। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार मोबाइल ऐप और वेबसाइट को भी लॉन्च कर सकती है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए शुरुआती बजट 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ तक हो सकता है। अगर आपका आइडिया कुछ अलग है तो आपको फंडिंग करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आपका पोटेंशियल जांचता है। टाटा से लेकर नारायण मूर्ति ने भी 2015 में बढ़ चढ़कर स्टार्टअप में निवेश किया है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से उम्मीद यही है कि देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन शुरू होने के बाद में जो एंटरप्रेन्योर का जो इकोसिस्टम है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अगर आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप #स्टार्टअप इंडिया करके ट्वीट कर सकते हैं। अगर जो कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप #स्टार्टअप इंडिया करके हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ सकते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर 2 स्टार्टअप के फाउंडर मेंबर्स जुड़ रहे हैं, जिन्होंने फाउंड किया। हमारे साथ अभिषेक तलवार जुड़ रहे हैं, जो कि को फाउंडर है हेक्साव्यू टेक्नोलॉजीज के। साथ ही साथ पूजा बंसल जुड़ रही हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं myhira.com के। साथ ही साथ कुछ ही देर के अंदर हमारे साथ में अशोक कुमार भट्टाचार्य भी जुड़ेंगे, जो कि एक इकोनॉमिक एंगल या उसका पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा अभिषेक तलवार जी। स्टार्टअप इंडिया की कल शुरुआत होने वाली है। आपने जब स्टार्टअप शुरू किया था, क्या वाकई में उतना आसान था स्टार्टअप को शुरुआत करना, या फिर क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए थे? देखिए, हमारा स्टार्टअप आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था, और मैं ये कहूँगा कि तब चैलेंजेस अलग तरह के थे। आज काफ़ी सारे उनमें से चैलेंजेस को एड्रेस किया जा चुका है। जो मैं मानता हूँ, स्टार्टअप के 3 बड़े बड़े हिस्से होते हैं। एक होता है आपका आइडिया अच्छा हो, दूसरा होता है आपका जो टीम है वो अच्छी हो, और जो तीसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि आपका जो इन्वायरमेंट है, माहौल, वो अच्छा हो। इस केस के अंदर आज की डेट में अगर आप देखें, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं जी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि आइडिया अच्छा होना एक इजी चीज़ है जी, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक आपका एनवायरनमेंट जो अच्छा होना था वो इतना अच्छा नहीं था जी। बिल्कुल, आपको अगर एक कंपनी खोलनी पड़ती थी तो 1 महीने के आसपास आपको टाइम चाहिए होता था कंपनी खोलने के लिए, ठीक है। जबकि बाकी देशों में अगर आप देखेंगे तो कंपनी इससे बहुत तेजी से खुल सकती थी, जो आज खुल सकती है। चलिए, तो स्टार्टअप में पहले अगर देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी लगभग 1 से 1.5 महीना लगता था, लेकिन अब लगभग 15 दिन का समय हो गया है। स्टार्टअप, एक बार आपको फिर से बता दें, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ में, जो लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके या कुछ सहूलियत उनको मुहैया करा सके। एक नया आइडिया, इनोवेशन, इसको शायद हम स्टार्टअप कहते हैं। हमारे साथ पूजा बंसल भी है। पूजा, आप तो एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं, और क्या कुछ एक महिला एंटरप्रेन्योर को चैलेंजेस आते हैं? क्या कुछ जो हमारा इकोसिस्टम है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, या फिर उसके लिए न्यूट्रल वही नियम कानून, जो इकोनॉमिक कानून, वही लागू होते हैं? नहीं, एक्चुअली अभी तक तो मैं सेम ही कानून को फॉलो कर रही हूँ जो सभी को लागू हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो एक
महिला एंटरप्रेन्योर को कुछ देना है। इंसेंटिव्स अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलते? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कुछ अभी अपने आप में देखा ही नहीं कि अगर मुझे कोई स्पेशल फैसिलिटीज मिल रही है, जबकि एक महिला को शायद डबल चैलेंजेस लेने पड़ते हैं इन अ वे कि उसको उतना ही घर पे भी डिलीवर करना पड़ता है जितना उसको अपने प्रोडक्ट पे वहाँ बाहर डिलीवर करना पड़ रहा है। तो मैंने भी जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मुझे एक्चुअली में उस वक्त भी नहीं पता था कि ये आइडिया जो मैं इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ ये मेरा कितना टाइम ले जाएगा और ये मेरी कितनी एनर्जी लेकर जाएगा और क्या मेरे इसके लिए जरूरत पड़ेगी, कितनी मेरी जरूरत पड़ेगी। जब उसके अंदर हम उतरे हैं तब हमें उसके चैलेंजेस नजर आए हैं असली, तब तक। हाँ जी। लेकिन अभिषेक एक बात बताइए, आपके पास आना चाहूंगा यहाँ पे, स्टार्टअप के लिए जाहिर सी बात है हमें फंडिंग चाहिए। हमारे पास आइडिया तो आ गया, पहली बात आपके पास आना चाहूंगा, अगर आइडिया आपके पास कोई है उसको लेकर के कोई व्यक्ति कहां जाने के, कोई यंगस्टर अभी इस समय पे शो को देख रहा है, उसके पास कोई एक इनोवेटिव आइडिया है, वो उस आइडिया को लेके कहां पे जाए जिससे वो एक बिजनेस के तौर पर, एक इनोवेटिव बिजनेस के तौर पर बाहर आ सके? राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज है। आइडिया बहुतों के पास अच्छा है बट कहाँ जाया जाए उनके लिए डाउट है। लेकिन जैसे आज की डेट में फोरम्स है जी, TIE करके एक फोरम है जो कि बहुत फेमस हो गया है इंडिया में और उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को लॉन्च करने के लिए हेल्प किया है। ठीक है, उसमें आप जाके अपने आइडिया को पिच करते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको इन्वेस्टर मिल जाते हैं और अगर आपके पास फाइनेंस हो गया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। उसमें आपको मेंटर तक मिलने का स्कोप रहता है। ओके, यानी जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, यानी आपके पास अगर कोई आइडिया है तो इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर के आप अपने आइडिया को ग्रूम कर सकते हैं। अशोक भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश के अंदर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी वांट जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। स्टार्टअप इंडिया की कल जो शुरुआत होने वाली है, क्या देश भर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट में जो क्रांति आएगी, क्या उसको बिल्कुल बदल करके रख देगा? एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है स्टार्टअप से। क्रांति तो मैं कहूँगा कि क्रांति जो आनी चाहिए वो मेरे ख्याल से सिर्फ स्टार्टअप से नहीं आनी चाहिए। अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं, जो बुनियादी सेक्टर्स जो हैं देश की अर्थनीति की, उसमें भी काफ़ी बदलाव लाना चाहिए। तो स्टार्टअप का जो इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर हमारे आपके पैनल में 2-3 चीज़ें बात कही गई। एक तो फंडिंग चाहिए, एक आइडिया चाहिए, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो एक वायबल बिजनेस मॉडल चाहिए। बहुत सारे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि स्टार्टअप आइडिया अच्छा है, फंडिंग भी आ रही है बहुत। हमें पिछले साल 600 स्टार्टअप इस देश में बने, उसमें $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। पर रियल चैलेंज है नौकरी की बनाना, जैसे आपने कहा, नौकरी क्रिएट करना। और दूसरा ये है कि ऐसी आइडिया हो, वायबल आइडिया हो, जिससे कि एक वायबल बिजनेस मॉडल बने जिसमें रेवेन्यूज भी आए, ना कि सिर्फ बिजनेस को आप उसको बढ़ाते हैं आप। लेकिन भट्टाचार्य साहब, आज भी कई स्टार्टअप ऐसे मौजूद हैं जिनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस आइडिया है, लेकिन लगभग 1 साल के अंदर ही उनसे उम्मीद की जाती है कि अच्छे खासे रेवेन्यूज जनरेट करना शुरू कर दे। उनको टैक्सेस के झमेलों में पड़ना पड़ता है। क्या लगता है कि इस मोर्चे पे कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए स्टार्टअप्स को, कि पहले 5 साल के लिए सहूलियत आप ऑलरेडी काफ़ी सहूलियत आ रही हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन स्टार्टअप्स के लिए अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करना, उसकी जो सेबी की जो नई जो रेजिम जो है वो काफ़ी इजी हो गई है। पहले क्या होता था कि इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं उनको सिंगापुर में जाना पड़ता था या लंदन में जाना पड़ता था लिस्टिंग के लिए। लिस्टिंग का मतलब ये है कि मार्केट से कैसे वो पैसे लाएं। अब ये क्या, सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया एक आयाम तैयार किया है जिसके अंदर आप इंडियन स्टार्टअप्स इंडिया से ही जो पैसा वो बटोर सकते हैं और उनकी जो नॉर्म्स जो हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्म्स जो होती हैं, उनको काफ़ी ढीला कर दिया गया ठीक है। और दूसरी बात जो ये है कि जो फंडिंग की जो बात है, उसकी आप जो कहें कि फंडिंग जो रिस्ट्रिक्शन जो होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी का पैसा है, किसी का पैसा लग रहा है। और ऑलरेडी जो हमें ये फूड ऐप बिजनेस में जो हम लोग देख रहे हैं, 4-5 जो फूड ऐप बिजनेस हैं, उसमें काफ़ी एक हलचली मची हुई है, एक कंपटीशन शुरू हो गया है और काफ़ी शेकआउट भी शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप इज़ ए वेरी गुड आइडिया, प्रमोट करना चाहिए, पर उसके साथ साथ एक रियलिटी चेक भी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल अगर वायबल नहीं होगा तो पैसे लेंगे तो आप, हो सकता है पैसे का डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन अभिषेक, आपकी जो कंपनी है उसने इंडिया में भी रजिस्टर किया है, यूएस में भी रजिस्टर किया है। दोनों जगह प्रक्रिया में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कितनी सिंपल है? क्या फर्क महसूस किया बीइंग अ स्टार्टअप आपने, कि कहाँ पे ज्यादा आसान हो गया एक तरह से?
हमने जब इंडिया में रजिस्टर किया, हमारे को 20 से 25 दिन लगे रजिस्टर करने में। हमसे पूछा गया कि एक फॉर्म भरो, 5 नाम सजेस्ट करो, वो नाम अगर नहीं मिलता तो फिर 2-3 नाम और बताए जाते हैं कि इनमें से एक चुन लो। ठीक है। एक्टिव थी। अच्छा, इन्हें 3 घंटे में आपने यहाँ बैठे बैठे यूएस में अपना स्टार्टअप खोल लिया था, बजाय कि इंडिया में आपको शायद 1 महीने का समय लग गया था। लेकिन अब तो समय और भी थोड़ा कम लग रहा है, शायद 15 या 12 दिन के अंदर आपका स्टार्टअप खुल जाता है। पूजा, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपका जो सवाल है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो एक्सेस टू कैपिटल और जो टैलेंट एक्वायर है, ये कितनी बड़ी समस्या आपके लिए हो जाती है कि कैपिटल को एक्सेस किस तरह से मिल सके, जो टैलेंट को अब रिटेन भी करना पड़ता है क्योंकि बड़ी कंपनियां भी मार्केट के अंदर है, तो अब टैलेंट को किस तरह से एक्वायर कर सके, इसके लिए क्या कुछ आपके लिए समस्या आती है? हमारे लिए ज़्यादा समस्या रहती है टैलेंट को एक्वायर करने में, क्योंकि जब हम स्टार्टअप होते हैं तो जो आज हमारे पास टैलेंट्स आते हैं उनको खुद हमारी फ्यूचर का थोड़ा सा एक डर रहता है कि क्या ये कंपनी रहेगी, क्या ये बंद तो नहीं हो जाएगी। तो कभी कभी हमारे को ही ज़्यादा पे करके उनको रिटेन करना पड़ता है। इनफैक्ट हमें उनको काफ़ी बूस्ट करना पड़ता है, उनको काफ़ी एक एंकरेजमेंट देनी पड़ती है कि देखिए आज हम यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और हम उनको इनफैक्ट अपना 3 इयर्स का फ्यूचर ज़्यादा दिखाते हैं जिससे वो हमारे पास रिटेन हो सके। और हमको टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि बिना टीम के हम कोई काम डिलीवर कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या पूरे देश के अंदर, भट्टाचार्य साहब आपके पास आना चाहूंगा, पूरे देश में जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये तो स्टार्टअप के हब माने जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इनकी रैंकिंग रहती है। क्या समूचे देश के अंदर सेम कानून लागू होते हैं? स्टार्टअप मान लीजिए कोई नोएडा में करना चाहता है, तो क्या उसके लिए सेम कानून या फिर सेम प्रक्रिया लागू होगी, या फिर उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया को उसको सामना करना पड़ता है? 2 तरह के कानून हैं। एक तो नेशनल कानून जो है वो तो सारे देश में एक लागू पड़ेगा, पर जो लोकल लॉज जो हैं वो स्टार्टअप इंडिया तो इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट की सदस्य हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी जो लोकल कानून जो हैं उनको वहाँ लागू होगी। पर मैं एक बात ये कहूँगा कि जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से तभी इस देश में सफल हो सकती है मेरे हिसाब से, अगर हम स्टार्टअप, वो कब तक रहेगा स्टार्टअप? 3 साल रहेगा, 4 साल रहेगा? इन्फोसिस 1990s में स्टार्टअप था, बिल्कुल ना वो क्या अभी उसको स्टार्टअप कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मेरे ख्याल से एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि ये स्टार्टअप आप 3 साल 5 साल तक स्टार्टअप है, उसके बाद यू ग्रेजुएट इनटू बीइंग अ मैच्योर प्लेयर। ठीक है, सहमत इस बात से अभिषेक? सहमत है कि मतलब एक कट ऑफ डेट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा लगा रहा है आपके स्टार्टअप के अंदर उसका भी तो पैसा फंसा हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ कि अगर एक डेट रखी जाए और उस टाइम तक बेनिफिट दिए देखे जाएं और मेजरेबल पैरामीटर, और उसके साथ में अगर वो कोई स्टार्टअप अच्छा करती है तो उसको ग्रेजुएट करके एक नॉर्मल कंपनी की तरह ट्रीट किया जाए, और अगर 5 साल बीत जाते हैं और वो नहीं सर्वाइव कर पाती तो उसको ऑटोमेटिकली कहा जाए कि आप स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। और ये वर्ल्ड ओवर स्टार्टअप्स फेल करती हैं, आइडियाज फेल करते हैं, बट आप उनको लाद के लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकते। अच्छा, लेकिन भट्टाचार्य साहब, कई स्टार्टअप ऐसे भी अभी मार्केट में 16,000 के आसपास स्टार्टअप तो इंडिया में है ही है, लेकिन उसमें भी कई स्टार्टअप ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है अमूमन के, जब स्टार्टअप अच्छा नहीं कर रहे होते तो जिसने कंपनी ने पैसा लगाया तो वही आपको एक्वायर कर लेता है या फिर बंद हो जाता है। क्या लगता है इससे मोरल डाउन होता है जिसने स्टार्टअप शुरू किया? क्योंकि यंगस्टर जो 21 से 25 साल का है उसने स्टार्टअप शुरू किया है, नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि उसको और भी ग्रूम किया जा सके। देखिए, मोरल जो है, मोरल इसमें डाउन होना नहीं चाहिए। एक बिजनेस आइडिया है, उसका एक रिस्क एलिमेंट है। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट इन अ बैंक, इट इज अ रिस्क कैपिटल, और वो आइडिया भी में रिस्क ले रहा है। तो मेरे ख्याल से होना क्या चाहिए कि मर्जर और एक्विजिशन और लिक्विडेशन की जो प्रोसेसेस जो हैं वो और भी इजी होने चाहिए। अगर मान लीजिए एक शख्स एक स्टार्टअप खोलता है और देखता है कि 1 साल बाद ही कैन नॉट कैरी ऑन फर्दर, हिज एग्जिट रूट शुड बी क्लियर। हमारे देश में एंट्री रूल्स तो लिबरलाइज हो गए हैं, पर एग्जिट रूल्स अभी भी लिबरलाइज नहीं। लेकिन अमेरिका की जहां तक बात करें, सिलिकॉन वैली के अंदर, वहां पे जो अनसक्सेसफुल स्टार्टअप होते हैं उसे ग्रूम किया जाता है, एक मेंटर उनको प्रोवाइड किया जाता है, ये तमाम तरीके जो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो अनसक्सेसफुल स्टार्टअप है उनको सक्सेसफुल बनाया जा सके। वो बनाइए आप, एक इकोसिस्टम रखिए आप, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसको एग्जिट रूट भी दीजिए, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जिट रूट जरूरत है, पर हमारे देश में एंट्री इजी है पर एग्जिट अभी भी डिफिकल्ट है। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं आपके पास, तो आपके पास हजारों ऐसे कानून आ जाएंगे जिससे कि आप एग्जिट नहीं कर सकेंगे। अच्छा। और आप कानून के चक्कर में आ जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, लेकिन पूजा, बजट भी अब आने वाला है, कल स्टार्टअप का जो एक मेगा जो शुरुआत होने वाली वो तो है ही है। क्या उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कैसे, जो ब्लूप्रिंट हो उसमें आपकी क्या कुछ उम्मीद है कि क्या कुछ वैसे पॉइंटर्स हो जो स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए सहूलियत प्रदान करे?
सर हमें भी आज जगह का बहुत प्रॉब्लम रहता है, आज हमें टैक्स का प्रॉब्लम रहता है डेफिनेटली, कि आज हम एक काफ़ी बर्डन हम ऑलरेडी लेते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि इमिजिएटली तो कोई भी एक फंडिंग के लिए जंप नहीं करता, और ना ही हर किसी को एकदम से फंडिंग चाहिए होता है। शायद एक बार को अपना डिलीवरेबल्स भी कुछ दिखाना ही पड़ता है, विच ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अपने आप को सिर्फ एक फंड लेकर आना, किसी और का पैसा जेब में रखकर आदमी फिर सो नहीं सकता, उसको अपने डिलीवरेबल्स दिखाने पड़ते हैं। तो आज अगर हमारे लिए सामने कुछ ऐसे हमारे लिए, कि हम एक स्टार्टअप है, हमारे लिए कोई जगह बन सके एक एरिया में कि हाँ ये जगह आपके लिए बनी है जहाँ पर आप एक थोड़े से चीप एनवायरनमेंट में या चीप प्लेस में भी आप अपना चला सकते हैं, क्योंकि जगह बड़ी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ अपनी ग्रोथ के लिए। स्केलेबिलिटी हमारी बहुत जल्दी आती है एंड टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमारे लिए गवर्नमेंट हमारे लिए जहाँ यानी आप चाहते हैं कि ऐसी जगह प्रोवाइड हमारे लिए भी होनी चाहिए जहाँ पर हमें थोड़ा सा रेंट चीप मिल जाए और हमको ये इनिशियल टाइम में आपके लिए ये सहूलियत हो। एक टैक्स का एक इशू रहता ही है कि अभी इतना वो नहीं होता, अभी तो हम खर्च ही कर रहे हैं, अभी हम कमाना शुरू नहीं हुए, बट हमें टैक्स फिर भी देना है। अच्छा, ये पूजा इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं अभिषेक के अब शुरुआत में हमें रेंटल थोड़ा कम चीप मिल जाए या फिर टैक्सेशन का एक इशू रहता है, आप क्या कुछ कहेंगे? जो इनिशियली जो स्टार्टअप शुरुआत करता है उसको किस तरह से की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी आपकी कि बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट हो या फिर स्टार्टअप का जो ब्लूप्रिंट आएगा उसमें क्या कुछ अनाउंसमेंट हो जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को थोड़ा बूस्ट करे? एक तो ये है कि देखिए फंडिंग का मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे सर ने बोला, बिल्कुल एक मेथोडिकल होना चाहिए, लेकिन फंडिंग मिलना एक लोन की तरह होना चाहिए, ना कि एक कंपनी में आप हिस्सेदारी ले। आज जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कंपनी में हिस्सेदारी ले लेती है और फिर वो रिजल्ट्स चाहती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट आती है तो वो थोड़ा लोन मोड पे आए कि वो एक स्टार्टअप को लोन दे और वो लोन को थोड़े सालों में चुका पाए। ठीक है, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज इंटरनेट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा फैल चुका है, इंटरनेट बेसिक नीड है, और अगर इंटरनेट की हम थोड़ी स्पीड और बेटर कर सकते हैं, ये स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो इंटरनेट की स्पीड है, क्योंकि साउथ कोरिया जैसे देश के अंदर आई थिंक जो लाइट की स्पीड होती है उसके हिसाब से इंटरनेट चलता है। चाइना फॉर दैट मैटर एक ऐसा देश में शुमार है जिसमें काफी तेज इंटरनेट मिलता है जो कि स्टार्टअप्स को काफी हेल्प करता है। लेकिन भट्टाचार्य साहब जी, मैं ये इसमें थोड़ा मैं सहमत नहीं हूँ अभिषेक जी से। मेरे ख्याल से हमारे देश की जो आप इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखेंगे आप, तो हमारी जो आईटी रेवोल्यूशन जो आई थी 1990 से जो चली थी, वो मेरे ख्याल से सरकार जितनी कम इंटरफेरेंस करे, जितनी कम इन्वॉल्व करे अपने आप को, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से स्टार्टअप की सक्सेस और भी ज़्यादा हम इंश्योर करेंगे अगर सरकार एक आउटसाइड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके स्टार्टअप कंपनी को अपने आप छोड़ साहब, लेकिन आज की तारीख में भारत जैसे देश के अंदर कोई सरकारी इंक्यूबेटर नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंक्यूबेटर नहीं। सरकारी क्यों होगा वो मेरे ख्याल से देयर इज अ बिजनेस लॉजिक टू इट। सरकार को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जैसे मैडम ने कहा कि एक अच्छी एक हब बना दें जिसमें कि इजीली अवेलेबल रेंटल हो, फाइनेंसिंग फैसिलिटी हो। उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार को पीछे हट जाना चाहिए, जिससे कि एक टोटल प्रोफेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस लॉजिक चले। क्योंकि मेरे ख्याल से सरकार का इसमें एक एनकरेजमेंट दे, हौसला बढ़ाए, उसके बाद पीछे हो जाए। ठीक है, एक और चीज जो जहन में मेरे उठ रही है इस समय पे, एकेडमिक्स में कितना स्टार्टअप को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था, कई जो रिसर्च रिपोर्ट्स देखी, चाइना में, यूएसए के अंदर एक एकेडमिक्स का पार्ट होता है स्टार्टअप। बच्चों को ग्रूमिंग इस तरह से किया जाता है कि आप स्टार्टअप कीजिए। वहां पे ये नहीं होता कि आपने एमएससी एमबीए कर लिया उसके बाद सोच रहे आप करना क्या है लाइफ में। तो एकेडमिक्स में कितना इसका इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है? देखिए, हमारी जो एकेडमिक करिकुलम है अभी भी काफी टेक्स्ट बुकिश है, उसमें वोकेशनल जो एलिमेंट जो है और एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन जो है करिकुलम बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से वेदर वी गो इन फॉर स्टार्टअप और नॉट, मेरे ख्याल से एकेडमिक करिकुलम को हमें ज़रूर एप्लीकेशन बेस्ड और वोकेशनल करना चाहिए। अच्छा, तो वोकेशनल की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। सहमत है इस बात से कि हमें बचपन से ग्रूम करना चाहिए ताकि देश में कैसा स्टार्टअप बना सके? पूजा, मेरे को लगता है ऑलरेडी वो चीज़ शुरू हो चुकी है। आजकल के बच्चे ऑलरेडी बहुत टेक सेवी हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं और टेक्नोलॉजी से वेल अडेप्टेड है सर। एंड मैं खुद देखती हूँ अपने घर के अंदर कि ऐसा काफ़ी कुछ होता है जो मुझे कुछ नहीं आज पता होता। बीइंग इन द डिजिटल स्पेस, कभी कभी हमारे बच्चे हमको सिखाते हैं कि आपने ये ऐप देखी है, आपने ये चीज़ देखी है। देयर इन देयर स्कूल ओनली उनको काफ़ी अच्छा ग्रूम किया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल ऑल्सो समटाइम्स। लेकिन अभिषेक, कई सारे सवाल या स्टार्टअप हैशटैग स्टार्टअप इंडिया ये ट्रेंड हो रहा है इस समय पे। अगर हम देखें इसको, कई सारी क्वेरीज जो मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ इस समय पे, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये आखिर जो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट ये क्या होते हैं, अगर वो स्टार्टअप अपना खोलना चाहते हैं तो कौन से फंड का सहारा ले, कौन सा फंड उनके लिए बेहतर हो सकेगा स्टार्टअप की शुरुआत करनी है? तो
देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप किसी स्टेज पे एंजल ले सकते हैं और किसी स्टेज पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करके बता सके। अगर आप आइडिया को बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रूट होगा कि आप एंजल इन्वेस्टर लें। एंजल इन्वेस्टर एक छोटे अमाउंट भी देता है। ठीक है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, अगर आपकी कंपनी एक स्टेज पहुंच जाती है, उसके बाद एंटर करता है और इन्वेस्टमेंट जो उसकी रेशो होती है वो 5 करोड़ एंड अबव होती है। अच्छा। एंजल छोटी अमाउंट भी दे सकता है और वो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम, बट इसके भी कैच, अगर आपने बिल्कुल शुरू में एंजल इन्वेस्टमेंट ले ली तो आपको ज्यादा अपना स्टेक देना पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया को ग्रूम करें, थोड़े से प्रोटोटाइप बनाएं उसके, उस आइडिया की वैल्यूएशन को बढ़ाएं और फिर एंजल इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचें, या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए फिर सोचें। ठीक है, यानी कि ये सिंप्लीफाई करके अभिषेक ने बताया। भट्टाचार्य साहब, बहुत ही कम समय रह गया मेरे पास में, आखिर में आपकी भी उम्मीद जानना चाहूंगा, सरकार क्या कुछ कर सकती है? टैक्स इंसेंटिव्स की लगातार पूजा बात करी कि टैक्स में इंसेंटिव मिलने चाहिए, क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को बूस्ट मिले, एक क्रांति के तौर पर निकल करके आए? इसका सवाल मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक ही तरफ से आ सकता है। मेरे ख्याल से एक ऐसा कोई अगर फंड क्रिएट किया जाए कि स्टार्टअप फंड, और वो फंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी के साथ बना दिया जाए, जिससे कि सरकार उतना पैसा एक फंड बना के इंस्टीट्यूशन के साथ दे दे, और वो इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो किस तरह से वो नर्चर करे और किस तरह से वो फंड्स को चैनल करे। ठीक है। हालांकि सरकार को टैक्स आउटगो, टैक्स कंसेशन देना, ये देना, उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक फंड क्रिएट करें, और जो फंड बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड और आइडिया की जो आपकी जो एफिशिएंसी, जो आइडिया की जो वर्केबिलिटी है, उसके ऊपर बेस करके वो फंड्स एलोकेट किया जाए। ठीक है। टोटली यानी एक स्टार्टअप फंड होना चाहिए, हालांकि है लेकिन राशि बहुत कम रखी गई। लेकिन पूजा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसके अंदर कि मैंने सुना है एग्जिट समटाइम्स, कभी कभी एक स्टार्टअप जल्दी एग्जिट करना चाहता है, प्रॉबेबली कभी कभी अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाता है एंड इट इज टेकन ओवर, कोई दूसरा उसको पिकअप कर लेता है। तो जो एग्जिट हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, अगेन वो सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही ज्यादा लागू है एंड वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है एन एग्जिट, तो उसके ऊपर आई वांट माय गवर्नमेंट टू वर्क। ठीक है। लेकिन एक और चीज अभिषेक, चलते चलते समय बहुत ही कम है मेरे पास में, जिन लोग के स्टार्टअप के जो आइडिया, जो यंगस्टर्स काफी सारे समय पे देख रहे हैं, हैशटैग स्टार्टअप इंडिया ट्रेंड हो रहा है इस समय पे, कई सारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं जिनके आइडिया नहीं चल पाते, आइडिया एक्सेप्ट नहीं हो पाते, वो क्या कुछ करेंगे? क्योंकि आपने वो पूरा दौर देखा है स्टार्टअप का, उनके लिए क्या कुछ रह जाता है? देखिए, एक आइडिया ना चलना आपकी विन या लूज नहीं है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमने भी 100 गलतियां फर्स्ट ईयर में की, उन गलतियों से हम सुधर गए और हमने कहा अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। इस तरह अगर आपकी स्टार्टअप नहीं चलती तो आप अगली स्टार्टअप सोचिए। और ये कोई वो नहीं है, आज भी जो बड़े बड़े आइडियाज हैं वो 100 बार फेल होने के बाद शायद 101 भी बार बिल्कुल चले हैं। ठीक है। स्नैपडील जो शुरू हुई थी वो एक ग्रुप ऑन करके कंपनी है, उसके कॉपी पे शुरू हुई थी। मैं तो कहूंगा फेसबुक और ऐसे कितने न जाने नाम है जो कि आज वो ई कॉमर्स के लिए आइटम बेचती है। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अभिषेक, पूजा और भट्टाचार्य साहब का शुक्रिया, आप शो में आए, आपकी राय शुमारी जो स्टार्टअप को लेकर के की। तो निष्कर्ष यही निकल करके आता है, स्टार्टअप एक वो इनोवेटिव आइडिया है जो आपको एक नया बिजनेस मॉडल शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। तो सोचिए क्या वो इनोवेशन हो सकती है। अगर उस इनोवेशन को आप लेकर के आ सकते हैं तो सरकार अब आपके लिए वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रही है, यानी कि कल इंडिया की शुरुआत करेंगे तो प्लेटफॉर्म की तैयारी करेंगे, एक ब्लूप्रिंट होगा जिसमें स्टार्टअप इंडिया कैंपेन से आप जुड़ सकते हैं और अपने जो इनोवेटिव आइडिया को ला करके एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।